इसकी विधिवत शुरुआत करते हुए नमस्कार साथियों, दैनिक भास्कर की ओर से मैं सतीश बतौर बिहार संपादक आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा ये एजुकेशनल वेबिनार छात्रों को जागरूक करने के लिए है और विशेष तौर पर यह वेबिनार मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों को ध्यान में रखकर है। आजकल एक विज्ञापन टीवी पर अक्सर दिखाई देता है कि जो जिस चीज का एक्सपर्ट होता है उसको वही काम करना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से आज के समय में आप सोशल मीडिया, गूगल, कहीं भी कुछ भी टाइप कीजिएगा तो आप एक सलाह मांगिएगा और आपको 1000 मिलेगी, लेकिन उसमें से शायद 999 सलाह मतलब गलत होगी, आपको गलत दिशा की ओर ले जाएगी। इसलिए सही दिशा, सही जगह और सही सलाह, इसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जो दैनिक भास्कर की ओर से आयोजित किया जा रहा है। आज के हमारे पैनलिस्ट सभी ऐसे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खुद सुपर 30 के फाउंडर आनंद जी हमारे साथ हैं। इनके बारे में कोई भी परिचय देना मतलब शब्दों के साथ और इनके साथ नाइंसाफी होगी। इन पर एक मूवी बन चुकी है, दूसरी मूवी बन रही है और ये हजारों बच्चों को जैसे संघर्ष करके ये खुद आगे आए वैसे ही वो दूसरों को सपोर्ट करके आगे ला रहे हैं। और वो ऐसे बच्चे जिनको मतलब खाने के भी शायद उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं अजय बहादुर जी। सेम सुपर 30 के पैटर्न पे ही जैसे आनंद जी इंजीनियरिंग की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, गरीब बच्चों को चुन चुनकर, वैसे ही अजय जी मेडिकल की तैयारी करवा रहे हैं। एक समय था जब अजय जी खुद मेडिकल की तरफ परस्यू करना चाह रहे थे, लेकिन आर्थिक कारणों से वो नहीं कर पाए। आज वो हजारों बच्चों को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। मॉडरेटर हमारे हैं सुपरस्टार माई एफएम आरजे कार्तिक। इनके बारे में भी परिचय देना की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि सोशल मीडिया पे ही इनके नियर अबाउट 75 लाख फॉलोअर हैं। इनका मंडे मोटिवेशनल शो जिसके लगभग 50 करोड़ 500 मिलियन फॉलोअर व्यूज हैं, तो इतने लोग तो इनसे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, तो हम इनका परिचय क्या कराएंगे। तो आगे ये शो मैं पूरी तरीके से मॉडरेटर के ही हवाले करता हूं। सो कार्तिक जी प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और पूरी दैनिक भास्कर बिहार की टीम का, और जितने दोस्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सुबह से और लगातार जिनकी चैट्स यहाँ पर आ रही है और जो पूछ रहे हैं कि क्या आप तक हमारी बात पहुंच रही है, तो जी हाँ, आपकी जो बात है और आपके जो सवाल हैं हम तक पहुंच रहे हैं। तो सबके नाम और सबके सवालों को मैं सर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मेरा नाम है आरजे कार्तिक, जो अक्सर आपसे कहता है कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नाराज ना होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। इसलिए लाइफ में अपना काम करते रहिए, जो रिजल्ट है वो अपने आप तक चला आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा था कि सिर्फ आप अपने काम पर फोकस कीजिए। रिजल्ट, अगर आपका काम शानदार है तो रिजल्ट डबल शानदार होगा, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ में अजय बहादुर सिंह सर भी जुड़ गए, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी फाउंडेशन से। और हमारे साथ में सुपर 30 वाले आनंद कुमार सर तो हैं ही, जिन पर एक मूवी बन चुकी है और दूसरी आने वाली है। इनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, इन दोनों के बारे में बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आईआईटी की तैयारी करना चाहता है या मेडिकल की तैयारी करना चाहता है, तो वो इन दोनों के लिए एक शेर कह सकता है कि आपकी दहलीज पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, मगर आपकी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। तो इनके सानिध्य में अगर आप पहुंच गए तो फिर आपका जो काम है वो बड़ा आसान हो जाएगा। शुरुआत में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ दोस्तों आपको, आई एम श्योर ये बड़ा इंस्पायर आपको करेगी और बहुत पॉजिटिविटी देगी। उसके बाद में मैं इस
इस वेबिनार को हवाले करूंगा आनंद कुमार सर के, उसके बाद में अजय बहादुर सिंह सर को हम सुनेंगे, और उसके बाद में जो आपके सवाल आप लगातार पूछ रहे हैं वो हम एक एक करके इनसे पूछेंगे। ये छोटी सी कहानी, एक बड़े शहर में दो छोटे छोटे अलग अलग गांवों से दो लड़के आए और आकर के तैयारी करने लगे आईएएस की, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। गरीब फैमिली से बड़ा संघर्ष उन्होंने किया, वहां आकर के तैयारी करने लगे, बहुत मेहनत की, और लकीली दोनों का सिलेक्शन हो गया। दोनों अलग अलग जिलों में पोस्टेड हो गए। 15 सालों तक दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहा। 15 साल के बाद में सेम ईयर में दोनों ने अपनी अपनी जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि वो लाइफ में कुछ नया करना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे। जो पहला लड़का था उसने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, छोटा सा बिजनेस शुरू किया। जो दूसरा लड़का था वो एक प्राइवेट कंपनी में गया और वहां जाकर के नौकरी करने लगा। जो पहला वाला था जिसने अपना बिजनेस शुरू किया था, उसका धीरे धीरे बिजनेस बड़ा होने लगा। जो दूसरा वाला था उसका मनमुटाव हो गया उस कंपनी में और उसने जॉब छोड़ दी। अब दोनों जो दोस्त थे उनकी कहानी कुछ पलट चुकी थी। एक जो था उसके पास में कंपनी खड़ी हो रही थी, दूसरा जो था उसके पास में नौकरी नहीं थी। जिसके पास में नौकरी नहीं थी, एक दिन वैसे अखबार पढ़ रहा था और अखबार में उसने देखा एक एडवर्टीजमेंट छपा हुआ था जिसमें एक फोटो छपी हुई थी, और उस फोटो को देख करके वो पहचान गया कि यार ये तो वही लड़का है मेरे साथ में जो रहा करता था, जिसके साथ मैंने पढ़ाई की थी, यूपीएससी की तैयारी की थी। तो उसको लगा कि इससे जाना चाहिए, मिलना चाहिए और इसी की कंपनी में जॉब करना चाहिए। तो उसकी कंपनी में पहुंचा, जाकर के परिचय दिया कि भाई मैं तो आपके साथ में रहता था, और वो पहचान गया कि क्या बात है, 15 साल बाद मिलना हुआ। तो उस दोस्त ने अपने दोस्त के यहाँ पर नौकरी करना शुरू किया, उस दोस्त के यहाँ पर जिसकी कंपनी बड़ी होती जा रही थी। दोनों की दोस्ती फिर से स्ट्रांग होती गई, बॉन्ड बढ़ता गया। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में उसने पूछा कि मेरे भाई एक बात बताओ, आज मैं तुम्हारी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ और तुम यहाँ मालिक बनकर के बैठे हो, ये चमत्कार कैसे हुआ? दोनों ने पढ़ाई की, दोनों की बुद्धि का जो लेवल है सेम सेम चाहिए, हम दोनों जो है अपने करियर में आगे बढ़ गए, नौकरी की, उसके बाद में नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज तुम्हारे पास एक कंपनी और मेरे पास में नौकरी है। ये मालिक और नौकर का जो कनेक्शन है समझ में नहीं आया। तो वो जो लड़का था जो जो कंपनी चला रहा था, उसने बोला कि भाई याद करो 15 साल पहले जब आप और मैं साथ में रहते थे उस बड़े शहर में, उसको पटना मान लीजिए, पटना में रहते थे और अपनी कोचिंग की तैयारी कर रहे थे। एक दिन हम दोनों कोचिंग के लिए निकले थे, आधे रास्ते जाने के बाद मुझे याद आया कि हम अपने रूम की जो लाइट है उसे बंद करना भूल गए। तो मैंने तुमसे बोला था कि चलो चलते हैं और जाकर के उसे बंद करते हैं, फिर कोचिंग जाएंगे। लेकिन तुमने बोला था कि क्या फर्क पड़ता है, मकान मालिक की लाइट है, जलने दो, जल रही है तो हम अपना कोचिंग जाते हैं। उस दिन तुम उस आधे रास्ते से अपनी कोचिंग की तरफ चले गए थे और मैं उस दिन वापस अपने कमरे पर गया था, जाकर के लाइट ऑफ की थी, उसके बाद कोचिंग गया था। क्योंकि उस दिन भी तुम नौकर की तरह सोच रहे थे कि वो तो मालिक की है, और उस दिन भी मैं मालिक की तरह सोच रहा था कि वो लाइट और वो पंखा और वो कमरा मेरा है। तो मेरी सोच शुरू से मालिक वाली रही है। तो लाइफ में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सारा खेल थॉट्स का है, आपकी सोच का है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अब बिना देरी के जिनको हम सुनने के लिए बेकरार हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आनंद कुमार सर के हवाले इस वेबिनार को कर रहा हूं और हम सब सुनना चाहते हैं कि उनके थॉट्स, क्योंकि आज का समय दोस्तों बहुत टफ टाइम है। ये एक ऐसा समय आया है जिसमें क्या अमीर क्या गरीब, मतलब अमीर भी उदास है, गरीब भी उदास है, लेकिन मुस्कुराएगा फिर वही जिसे जिंदगी से आस है। तो पॉजिटिविटी आज के टाइम का मंत्र है। सर का मैसेज क्या है वो आइए अब हम सुनते हैं। सर आपके हवाले वेबिनार है, आपको सुनने के लिए बड़े सारे स्टूडेंट्स बेकरार हैं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी। आपने तो ऐसी शुरुआत की कि मैं भी मोटिवेट हो गया। और सतीश सर का भी धन्यवाद, माननीय संपादक महोदय का, जिन्होंने हमें मौका दिया। और आज अच्छी बात है कि जो हम आपके लिए कॉलम लिखते हैं, बच्चों की कहानियां लिखते हैं, कुछ मोटिवेशनल बातें लिखते हैं, उसका 100 अंक पूरा हो गया है, 100 एपिसोड पूरा हो गया। तो ये 100 एपिसोड पूरा होने पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए मैं सतीश जी को और पूरे भास्कर टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ कार्तिक जी के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। बिहार में भी लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन थोड़ा 2 लाइन में अपना परिचय भी दूंगा। कार्तिक जी से मेरी कोई पहचान नहीं, कोई मुलाकात नहीं। एक दिन क्या हुआ, इनकी भी एक कहानी है। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही फेसबुक देखते देखते इनकी कहानी पर गया, कुछ जानकारी नहीं थी, कहानी पर गया तो देखा कि इतना लाइक है, इतना व्यू है, सुनते हैं कैसा बोलते हैं, तो मैं सुना, अच्छा लगा। फिर अगला मंडे को इनकी कहानी आई फेसबुक पर, तो मेरा बेटा छोटा 10 साल का वो भी खड़ा था, उस समय 9 साल 8 साल का ही था। वो सुना, कहा पापा बड़ी अच्छी कहानी। और मैं आपको ईमानदारी से बोलूं, जो पेरेंट्स, जो गार्जियन कहते हैं कि हमारा बेटा मोबाइल में लगा हुआ रहता है, वीडियो गेम में लगा हुआ रहता है, वो छोड़ नहीं पाता है, उनको कार्तिक जी का, आरजे कार्तिक जी का
जो कहानियां है वो सुननी चाहिए, वो सारा चीज छोड़ के मोटिवेशनल बातें सुनेगा। तो आज हम लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए, तमाम दर्शकों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे लोग हैं, इनसे जयपुर में मुलाकात होती है, इनके साथ प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ये कठिन टाइम में आपको हमेशा मोटिवेशन की बातें करनी चाहिए, निगेटिव बातों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। कार्तिक जी को सुनिए, इनका मंडे वाला प्रोग्राम को देखिए, और जो अभी कठिन परिस्थितियां हैं, ये एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि भाई अभी तो फूल पत्ते नहीं है, लेकिन फिर शाखें आएंगी, बहार आएंगी, इस तरह का कुछ इनका एक कोट है, बड़ा अच्छा है। तो वह मैं इनसे सुनना चाहूंगा अपनी बातों को खत्म करने पर। तो देखिए, अभी जो कोरोना का संकट है, आज मैं सुबह सुबह अखबार में पढ़ रहा था कि कुछ पेरेंट्स काफी डिस्परेट हो गए कि नहीं, हमारे बच्चों को एग्जाम देना चाहिए, क्यों सरकार एग्जाम आगे बढ़ा रही है, कोरोना हुआ तो क्या है, इनका भविष्य अंधकार में है। कुछ पेरेंट्स ने पहले PIL दर्ज किया था कि नहीं, एग्जाम की तिथि बढ़नी चाहिए। तो तरह तरह के लोग हैं, उधेड़ बुन में हैं, कई लोगों की नौकरियां छूट रही है, किसी की वेतन में कटौती हो रही है। लेकिन तमाम कठिन परिस्थितियों में मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि आपको अपना संबल बनाए रखना, अपना धैर्य बनाए रखना है। आप देखिए, इस बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं कि बच्चे हमेशा मुझसे सवाल पूछते थे, सर क्या करूं। अभी जयपुर में गया था, पिछले लगभग 1 साल से भी कम हुआ होगा, तो कार्तिक जी के साथ प्रोग्राम था। बच्चों ने सवाल पूछा था कि स्कूल रहता है सर सुबह, दिन में कॉलेज रहता है और शाम को कोचिंग या ट्यूशन, मुझे तो समय नहीं मिलता कि मैं अपनी पढ़ाई को कर पाऊं। तो अभी आपको एक मौका मिला है, आपको भगवान ने एक समय दिया है, इस तरह से पॉजिटिव वे में ले, कुछ अपना पढ़ने के लिए, कुछ अपना क्रिएटिव करने के लिए। बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, UPSC करना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं, सब हमसे पूछते हैं कि सर मुझे तो मौका नहीं मिलता कि कुछ जीवन के बारे में प्लान करें। तो अभी आपके लिए सही वक्त है कुछ अच्छा प्लान करने का। तो जो आपका खाली समय है, उस खाली समय में आप प्लान करें भविष्य के लिए, आगे क्या होगा। अभी थोड़ी दिक्कत है, अभी थोड़ी परेशानी है, लेकिन ये जीवन का कॉन्सेप्ट है कि हमेशा पतझड़ नहीं रहता है, पत्ते फिर आते हैं, हमेशा रात नहीं होती है, फिर सुबह होती है। रात जितनी घनी होती है, रात जितनी अंधेरी होती है, समझिए दोस्तों आप सवेरा के उतने करीब होते हैं। इस भाव से आप अपना काम करिए, रिवीजन करिए, और एग्जाम का डेट आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इससे परेशान मत होइए, बल्कि आप इस खाली समय में अपने लैंग्वेज को कैसे अच्छा कर सकते हैं, प्रेमचंद की कहानियों को कैसे पढ़ सकते हैं, उससे कुछ सीख ले सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर कैसे सीख सकते हैं, कुछ नया स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसका प्रयास करिए। तो ये जो अभी महामारी का दौर है, कोरोना संकट का दौर है, उसको हमेशा आप एक पॉजिटिव वे में लेके चलिए, एक अपॉर्चुनिटी के तहत लेके चलिए और आगे बढ़िए। मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि अभी जो कोरोना का संकट था, जनता कर्फ्यू का अनाउंसमेंट हुआ, हमारे संपादक महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लिखिए। तो मेरे पास टाइम था, मैं डेली एक कॉलम लिखने लगा, मैथमेटिक्स का कुछ और चैलेंजिंग प्रॉब्लम देने लगा, कुछ और पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखने लगा। तो अगर नॉर्मल कोर्स रहता, सुपर 30 के बच्चों के साथ रह के पढ़ाने की जिम्मेवारी, बाहर जाके लेक्चर देने की जिम्मेवारी, तो शायद मुझे इतना मौका नहीं मिल पाता है अच्छा करने का, इतना अवसर नहीं मिल पाता। इस अवसर को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसका प्रयास करिए। आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं, आप चीजों को दोहरा कैसे सकते हैं, छोटी चीजों को बना कैसे सकते हैं, जरूर सोचिए। आने वाले 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप याद रखेंगे कि इस अवसर का, जिसको हम लोग संकट का दौर कह रहे हैं, आपने अच्छा उपयोग किया और आज इस ऊंचाई पर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जो कि आप सुनना चाह रहे थे, शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो सबसे जरूरी है शाखों का रहना। और इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ में जिंदगी फाउंडेशन से अजय बहादुर सिंह सर जुड़े हैं। देखिए, हमने आपको कहा कि अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं या मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो 2 महान शख्सियतें आपके साथ में होंगी। तो IIT वाले जो हैं उनसे तो हमने बातचीत कर ली, लेकिन अब मेडिकल वाले जो हैं उनके विचार क्या है उनको सुनते हैं। अजय बहादुर सिंह सर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दैनिक भास्कर परिवार की ओर से।
आप क्या कहना चाहते हैं हमारे सभी दर्शकों को, सभी स्टूडेंट्स को? प्लीज, ओवर टू यू। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सतीश जी का, जिन एडिटर दैनिक भास्कर के, जिन्होंने हम सब लोगों को ये मौका दिया है, एक बड़ा मौका दिया है। और जहां पर दो ऐसे हस्ती बैठे हों, एक आरजे कार्तिक जी जो खुद ही बहुत बड़े मोटिवेटर है, और एक हमारे गुरु ही है आनंद कुमार जी, इनके सामने कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ नया ना कह करके इन्हीं के बातों को दोहरा दूं। अभी अभी कार्तिक जी ने कहा कि मुस्कुराते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। निश्चित रूप से मैं यही, और अभी अभी हमारे आनंद भाई ने कहा कि परिस्थितियां कुछ भी हो, कैसी भी हो, घनी से घनी रात हो, सवेरा जरूर आएगा। उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा खुश रहो। हमें मालूम है कि आज जितने भी हमारे बच्चे जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियां कर रहे हैं, वो बड़े परेशान रहते हैं, वो प्रेशर में रहते हैं, वो हंसना भूल जाते हैं। लेकिन मैं दोस्तों, आज मैं थोड़ा कंपैरिजन करता हूं कि आपका प्रेशर ज्यादा है या मेरी प्रेशर ज्यादा है। क्या इतने प्रेशर में रह करके मैं यदि हंस सकता हूं तो आप क्यों नहीं हंस सकते? किसी जमाने में मैं भी कोचिंग करता था, बड़ा हंसते हुए खुश होकर के खुशी के साथ कोचिंग कर रहा था मेडिकल का कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। दुर्भाग्य से मेरे पिता बीमार हो गए, और ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो पा रही थी, किडनी खराब हो गए थे। मैंने हंसते हंसते कोचिंग छोड़ दिया, डॉक्टर बनने का सपना हंसते हंसते तोड़ दिया। क्या किया? क्योंकि उससे बड़ी खुशी हमारे लिए थी पिता का जीवन। उनकी भी इलाज हुई, उनकी भी किडनी ट्रांसप्लांट हो गई। तो फिर जब वो घर आ गए तो पैसों की तंगी हो गई, अब बड़ा मुसीबत हो गया। तो ऐसे तंगी के समय में भी मैंने क्या किया, घर के आभूषण हो, जेवर हो, जायदाद हो, इवन की अपना जमीन के अलावा जो घर आधा था वो भी हंसते हंसते बेच दिया। उसमें भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उससे और अच्छा काम करने जा रहे थे। फिर भी तकलीफें हो रही थी, दवा के पैसे पूरे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। तो मैंने हंसते हंसते, जब मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, आपके जैसे 18 साल की उम्र में ही मैंने हंसते हंसते एक व्यवसाय सोचा। वो था झारखंड देवघर में चाय और शरबत बेचने का स्टॉल खोल दिया। जबकि हमारे पिता इंजीनियर थे, लेकिन मैं चाय शरबत बेच करके उनके जीवन को हंसते हंसते बेचना शुरू किया, खुश होकर के बेचना शुरू किया, मुस्कुराते हुए बेचना। दोस्तों, केवल एक ही बार मैंने जीवन में बहुत दुखी हुआ, जब पूरे 1 महीने काम करने के बाद, चाहे पूरी बारिश थी, गर्मी थी, धूप थी, लू था, श्रावण के मेले में, इसके बावजूद भी जब पूरे खत्म होता है मेला, तो चूंकि मुझे बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था, तो मुझे नुकसान हो गया 600 रुपया का। और जो घर से टेबल, चौकी, कुर्सी लेकर के आए थे, तिरपाल लेकर के आए थे, वो भी जमीन वाले को बेच करके उसका पैसा चुकाया। उस दिन केवल एक बार मुझे दुख हुआ और इतना तकलीफ हुआ कि मुझे लगा कि जब मैं अपने पिता का जीवन नहीं बचा पाऊंगा, पैसे नहीं है, तो फिर मेरे इस जीवन से क्या फायदा होगा। और उस दिन मैंने सोचा, नहीं, अब मुझे इसी पेड़ के नीचे जहां पर मैं चाय शरबत का दुकान खोला था, वहीं पर मुझे दाह कर लेना चाहिए। लेकिन इस प्रयास में 2 दिन रहा, लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था। वहां बोल बम की भीड़ लगी रही रात भर, दिन भर, मेरी प्रयास असफल हुआ। तो मैं दुखी होकर के घर गया। और लेकिन वहां के बाद मेरी माँ और मेरी मुलाकात जो होती है वो आंसुओं के साथ होती है। माँ सब कुछ समझ जाती है। लेकिन उसके बाद से ही फिर मैं खुश हुआ। खुश होकर के घर घर जा करके सोडा मेकर मशीन बेचने लगा, ट्यूशन पढ़ाने लगा, शादी और ब्याह में कोल्ड ड्रिंक्स सप्लाई करने लगा, पंडाल, दशहरा पूजा के पंडाल में कोल्ड ड्रिंक्स बेचने लगा। लेकिन ये तमाम काम मैं बहुत खुशी और एनर्जी के साथ कर। उसके बाद से तो मुझे कभी दुख हुआ ही नहीं, कितना भी स्ट्रगल हो। फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाया, ग्रुप ट्यूशन पढ़ाया, फिर मैं बहुत खुश था। फिर मुझे बहुत खुशी मिली जब मैंने उसको एक इंस्टीट्यूशन का रूप दे दिया। फिर इतना ही नहीं, मैं एक छोटा सा कमरा से, जहां पर ऑफिस बॉय भी 50-50% में रखता था, आधा सैलरी मैं देता था, आधा स्कूल वाले देते थे, वहां से संघर्ष किया। और उसके बाद से वहां से चलते चलते 6 स्टेट में मैंने एजुकेशन का काम शुरू कर दिया। वहां पर भी अब अपने के साथ साथ बच्चों को भी खुश करने का काम करने लगा। और इतना ही नहीं, फिर मुझे लगा कि नहीं, जीवन का सार तो केवल व्यवसाय नहीं होता। जीवन का सार तो ये है कि मैं जिस तरीके से लाचार, बेबस, +2 पास करने के बाद
मैं पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पाया, तो मेरे जैसे लाचार और बेबस बच्चों को मुझे पढ़ाना चाहिए। और इसी सोच के साथ साथ मैंने उन बच्चों के आंखों में खुशियों भरने के लिए मैं उसको इकट्ठा करके जिंदगी फाउंडेशन की शुरुआत करी और खुशी खुशी उन बच्चों को भी पढ़ाने लगा। जब मेरे बच्चे पूरी तरीके से सेलेक्ट होने लगे, 2017 में 20 में से 20 बच्चे क्वालिफाई कर गए, 18 में, 2019 में 14 में से 14 बच्चे क्वालिफाई कर गए, तो मेरी खुशियां बढ़ गई। भले ही मैं डॉक्टर नहीं बन पाया मेरे दोस्त, लेकिन जानते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की आंखें मेरे अंदर गई कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दे दिया, ऑनररी डिग्री दे देते, वहां भी मैं बहुत खुश था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर हाल में, चाहे कितना भी आपके पास मुसीबत आए, कितना भी आपका एग्जामिनेशन करीब आए, आपको परेशान नहीं होना है, हैरान नहीं होना है। बस यदि खुश होकर के मुस्कुराते हुए यदि आप पढ़ते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, तो आपका रिजल्ट 2 गुना ज्यादा मिलेगा। यह ऐसा मेरा विश्वास है, और यही कारण है कि कार्तिक जी ने कहा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आज भी मैं हंसता रहता हूँ, हर संघर्ष हंसते हंसते झेला हूँ, और इसी के साथ आगे बढ़ते जाइए। आप भी परेशान ना हो, आप भी बहुत बड़े सपनों को देखा है, उस सपनों को कामयाब करने के लिए आप भी हंसते हंसते उसको काम करिए, जरूर कामयाब। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी आपकी रही है, और आपने बताया कि आप खुद डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन आज आपकी वजह से बिहार के कई सारे बच्चे डॉक्टर बनने की तरफ बढ़ चुके हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। और आनंद सर के बारे में तो क्या कहें, जब भी बातचीत होती है आनंद ही आनंद होता है। अब शुरुआत करता हूं मैं। कुछ सवाल यहाँ पर आप दोनों के लिए आए हुए हैं। नाम उनका, जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम लूंगा, और उसके साथ में आप में से जो भी जवाब देना चाहे आप प्लीज जवाब दीजिएगा। एक सवाल यहाँ पर है कि टाइम टेबल को लेकर के सर एक सवाल है कि टाइम टेबल जो है इस वक्त कोविड के बाद में जो न्यू नॉर्मल आया है, इसमें बच्चे का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल की हो, आईआईटी की हो, आप अपने तरीके से बता सकते हैं जी। तो टाइम टेबल के लिए जहां तक बात है, उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा, मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा था। हर बच्चे का अलग अलग इंडिविजुअल रूटीन होना चाहिए, उनका टाइम टेबल होना चाहिए। आप सबसे पहले जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उस पे क्या क्या सब्जेक्ट है आपका, और उसमें किस सब्जेक्ट में कितना मजबूती आप महसूस करते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको वीकनेस लगता है, कमजोरी लगती है, तो उसके अनुसार एक लिस्ट बनाएं। और लिस्ट बनाने के बाद एक ओवरऑल पूरा आप रिवीजन करें कि कहाँ कहाँ क्या पढ़ाई हुई है, क्या छूटी हुई चीजें हैं। और फिर एक दोबारा लिस्ट बनाने के बाद आप तय करें कि कितना टाइम मुझे फिजिक्स पर देना होगा, कितना केमिस्ट्री पर देना होगा, कितना मैथमेटिक्स पर देना होगा। अगर मेडिकल की तैयारी करते हैं तो बायोलॉजी पर, लैंग्वेज पर, या कोई भी तैयारी, तो उस अनुसार आप उस पर काम करें। जो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि होगी, जो सब्जेक्ट ज्यादा आप पढ़ते होंगे, उसको बार बार पढ़ने का दिल करता होगा। जो आपको कठिन लगता होगा, उससे भागने का मन करता होगा। तो रूटीन में जिस सब्जेक्ट में आपको कंफर्टेबल नहीं फील होता है, आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, उसको जरूर ज्यादा समय दें। और जिस सब्जेक्ट में लग रहा है कि भाई आप कॉन्फिडेंट हैं, उसको थोड़ा कम समय दें। फिर उसके बाद रिवीजन करना स्टार्ट करें। जब आपका ये टाइम टेबल सेट हो जाए, तो उसमें रिवीजन करने का भी एक वक्त होना चाहिए कि ठीक है, अगर हम 10 घंटे का पढ़ाई का अपना समय देते हैं, तो 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे अपने जरूरत के अनुसार रिवीजन का भी टाइम दें। क्योंकि होता क्या है कि हम चीजों को पढ़ते जाते, आगे बढ़ते जाते, पढ़ते जाते, आगे बढ़ते जाते, और भूलते भी जाते। इसलिए आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि रिवीजन के लिए भी टाइम टेबल में वक्त होना चाहिए। और जो आप टाइम टेबल बनाते हैं, वीकली बनाइए, और फिर देखिए कि वीक के अंतिम एक दिन में रेस्ट रखिए। उस अंतिम एक दिन में अगर 6 दिन में जो चीजें आपसे छूट गई हैं, आपका टारगेट आप पूरा नहीं कर पाए, उसको पूरा करने का प्रयास करिए। और फिर उसके बाद हर महीने का रखिए, जैसे अगला 6 महीना का बना है, तो आप 4 वीक में मोटा मोटी मानिए कि 1 महीना जो चीजें नहीं हुई है, उसको महीने के अंतिम में एक दिन खाली रखिए उस तरह से। और एक दिन खाली रखना जरूरी है, क्योंकि उस खाली दिन में, महीने में जो जो चीजें छूट गई, उसका विश्लेषण करना, आगे की रणनीति बनाना,
आगे की तैयारी करना ये जरूरी। तो इस तरह से अपने सुविधा अनुसार, अपने जरूरत अनुसार टाइम टेबल बनाएंगे तो ज्यादा कारगर होगा और सफल। बिल्कुल। एक सवाल अजय बहादुर सिंह सर के लिए कि अगर मैं मेडिकल में हूं और नीट के लिए, मतलब मेडिकल के लिए, उसके लिए तैयारी कर रही है नीट के लिए, और अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो मेरे लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए? आकांक्षा कुमारी का सर ये सवाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है कि यदि हमने पढ़ा नहीं है तो ये देखना है कि क्यों नहीं पढ़ा है। तो क्यों नहीं पढ़ा है ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं पढ़ा है कि जो उनको जीवन में अच्छा लगता है, जो काम करने में, वो उसी काम को करते रह गए। क्या अच्छा लगता है? मोबाइल देखना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है, पार्टी फंक्शन में जाना अच्छा लगता है। तो जो अच्छा काम उनको लगता है, ये लिस्ट बना ले कौन कौन सा मुझे अच्छा काम लगता है, वो काम धीरे धीरे करना छोड़ दीजिए। और जो काम अच्छा नहीं लगता है वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे क्या अच्छा नहीं लगता? पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए पढ़ाई नहीं किया, तो जम करके पढ़े कैसे? सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, लेट से उठना, रात में जल्दी सोना अच्छा लगता है, सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, सुबह उठने की आदत डाल दीजिए। खाने पीने का आदत डाल दीजिए कि हमें क्या खाने से हल्का शरीर रहेगा, ताकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे और एनर्जी लेवल आपका बना रहेगा। तो वो तमाम काम वो करना स्टार्ट कर दे जो उनको अच्छा नहीं लगता। तो जो अच्छा नहीं लगता उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दे, और जो अच्छा लगता था उसको छोड़ दे। आप देखेंगे कि जो चीज उनको अच्छा नहीं लगता था वो करते 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 एक दिन वो उसकी हैबिट बन जाएगी, और वही हैबिट उसको पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा और सफलताएं के शिखर तक पहुंचा देगा। तो इस तरीके से ही सफल हो सकते हैं। नहीं अच्छा लगता, आज से स्टार्ट कर दे तो देखेंगे उनको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। क्योंकि ये दैनिक भास्कर की नॉलेज सीरीज है, तो आप अपना नॉलेज बढ़ाएं। जो भी आपके पास में सवाल है, आप यहाँ Q&A का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वहां आप चैट बॉक्स में टाइप करते जाइए। यज्ञेश का आनंद सर आपके लिए सवाल है, और ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से एक बार में इन्होंने पूछ लिया है कि मैं मैथ्स में वीक हूँ, मैं क्या करूं कि मैथ्स में थोड़ा सा ठीक हो जाऊं। तो ये मैथ्स का जो फोबिया है काफी लोगों को, उसको लेकर के पूछना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए कि इनकी तैयारी मैथ्स में अच्छी हो जाए। बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये कॉमन सवाल है, बहुत सारे पेरेंट्स भी पूछते हैं बच्चों के साथ साथ ये सवाल। दरअसल में मैथमेटिक्स को लोग रटने लगते हैं, वहीं से मुश्किलें शुरू हो जाती है। आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो उसका हाउ एंड व्हाई जानिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई आयत का क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, लेकिन लंबाई गुने चौड़ाई से उसका एरिया क्यों निकल जाता है, इसको समझने का प्रयास करें। हम लोग डिवाइड करते हैं, एक बड़े नंबर को डिवाइड नहीं होता तो वहां से एक उदाहरण लेके यहाँ अंक लिखते हैं, इस तरह से डिवाइड करते हैं तो नंबर बंटवारा हो जाता है। ये प्रक्रिया जानते हैं, प्रोसेस जानते हैं, तरीका जानते हैं, लेकिन इस तरीके का प्रूफ नहीं जानते। तो जब तक आप तरीकों का प्रूफ नहीं जानिएगा, चीजों को ठीक से नहीं समझिएगा, तब तक चीजें आपके हाथ में नहीं आएंगी। इसलिए हर कॉन्सेप्ट का हाउ एंड व्हाई पढ़िए, उसको जानिए और उसको अपने नेचुरल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ के देखिए। सुपर 30 के पढ़ाने के दरमियान मेरा अनुभव रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आए और पढ़ाने के दरमियान बहुत सारा अनुभव किया, जो बच्चा हाउ एंड व्हाई सीखने का प्रयास किया, उनके कारणों का जानने का प्रयास किया, प्रैक्टिकल लाइफ से चीजों को जोड़कर देखने का प्रयास किया, उसको चीजें समझ में आने लगी और बच्चा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगा। जैसे हम नाम लेना चाहेंगे शशि का। शशि अभी अधिकारी बन गए हैं, जयपुर में ही आपके पोस्टेड हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं रेलवे में। और जब उनसे बातचीत होती थी, इंटरेक्ट करता था, तो पूछते थे सर मैथमेटिक्स में उतना मन नहीं लगता है, आपको हमको इंटरेस्टिंग कैसे लगे? तो हमने बताया और शशि ने प्रयोग किया, और आज देखिए कि इतने बड़े अधिकारी बन गए। और इसके बावजूद भी वो पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो चीजों का जब आप डेप्थ में जाके समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छी चीजें आपको दिमाग में लगेगी, और एक ही सवाल का कई मेथड आपके दिमाग में आएगा। जब भी सवाल का सॉल्यूशन निकल जाए तो कभी निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि चलो भाई अलजेब्रा का सवाल है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, मैंने बना दिया। अरे भाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल को क्या आप ज्योमेट्री से बना सकते हैं? क्या इसे ट्रिगोमेट्री से आप बना सकते हैं? इन चीजों को भी आप सोचने का प्रयास करिए। जब एक बार सवाल बन जाए तो उसको देखिए कि अगर ये 2 वेरिएबल के लिए प्रॉब्लम बना है तो क्या इसे 3 वेरिएबल के लिए बनाया जा सकता है, 4 के लिए बनाया जा सकता है,
या फिर इसको n वेरिएबल के लिए बनाया जा सकता है कि नहीं। बन जाने पर देखिए क्या इससे मिलता जुलता कुछ नया सवाल हम भी फ्रेम कर सकते हैं, कुछ नया सवाल प्रपोज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर इतने डिटेल में आप चीजों को पढ़िएगा तो मैथमेटिक्स पढ़ने में जितना मजा आएगा उतना और किसी काम में फिर मन नहीं लगेगा। तन्मय का सर ये सवाल है, और आई गेस आप दोनों के लिए सवाल है कि सब बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा हम क्या करें कि लाखों की भीड़ में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये पेरेंट्स का भी सवाल रहता है और ये स्टूडेंट्स के भी दिमाग में चलता है कि हम ऐसा क्या अलग कर दें। पहले हम बता देते, फिर अजय भाई बताएंगे उसको। हमारे बड़े भाई अजय भाई, और इनका हम काफी सम्मान करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहले हम ये बताएंगे कि देखिए, जो पढ़ने का हाउ एंड व्हाई के साथ पढ़े, मेहनत करें। और हमारे पिताजी कहते थे कि देख बेटा, मेहनत से बड़ा कोई हथियार तेरे पास थे, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास सुविधाएं बहुत सीमित है, तो मेहनत अगर दिल से करोगे, सही डायरेक्शन में करोगे, तो तुम किसी भी फील्ड में नंबर 1 हो जाओगे। तो इसलिए सबसे बेहतर काम करने का प्रयास करो। अगर बेहतर सबसे नहीं कर सके तो सबसे अलग जरूर करके दिखाओ। तो मैं इस बात को जीवन में मंत्र बांध के लगा कि सबसे थोड़ा अलग करके जरूर चीजों को दिखाओ। एक मैथ का प्रॉब्लम है, एक फिजिक्स का प्रॉब्लम है, जिससे आम लोग सोचते हैं, जैसा कि अभी हमने बनाया ज्योमेट्री का प्रॉब्लम, ज्योमेट्री से उसको ट्रिगोमेट्री से जरूर सोचने का प्रयास करिए, उसके नए उसमें क्या डायमेंशन वो खोजने का प्रयास करिए। तो जब भी आप चीजों में नई बातें खोजेंगे, क्योंकि सारा आपके पास कितना संपत्ति है, आप आज से 10 साल बाद बच्चे, 20 साल बाद, 25 साल, इसका वैल्यू नहीं रहेगा कि आपके पास कितना संपत्ति है, कितना रुपया है। वैल्यू इसका रहेगा कि आपने के पास क्या नई सोच है, जिससे आपने इस दुनिया में बदलाव लाया, इस समाज को कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो हमेशा नई सोच का स्वागत करिए, उसके लिए अभ्यास करिए कि आपके दिमाग में आए, तो आप भीड़ से अलग रहेंगे और कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। हमारे बड़े भाई कुछ अब बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने बताया है कि कुछ अलग करें, और यही बहुत जरूरी है कि आप अलग कैसे करते हैं। अब मैं इसी को एक अपने जिंदगी फाउंडेशन के बच्चों के हिसाब से अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्ची है जो बड़ा रिमोट एरिया में रहती है, वो चारों तरफ जंगल है और वहां पर नेटवर्क भी नहीं होता। वो पढ़ने के लिए, जब ऑनलाइन की क्लासेस हो रही थी अभी इस कोरोना के टाइम में, तो वो पढ़ने के लिए घनघोर जंगल में जाया करती थी, और वहां पर 2 किलोमीटर के बाद उसको नेटवर्क मिलता था, वहां जाकर के वो पढ़ाई करती, फिर पढ़ाई करके आ गई। एक दिन बहुत दुखी होकर के बोली, सर प्लीज सर, मुझे पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे कुछ करें, तो मैं नहीं रहना चाहती हूँ। और मैंने अचानक देखा, मैंने उसको समझाया, देखो अभी लॉकडाउन है, सारा चीज है, लेकिन उसकी प्यास देखिए, उसकी तड़प देखिए। बोला सर ठीक है सर, हमने कहा कि यदि तुम यहाँ रहती तो मैं अपने घर में रख लेता। तो उसने क्या किया कि मेरे को कुछ बताया नहीं। एक दिन अचानक एम्बुलेंस से वो लड़की आती है और कहती है कि सर मैं आ गई, अब मेरे को आप पढ़ने का मौका। और जब अब फिर उस बच्चे को करीब 1.5 महीने से यहाँ रह रही है साथ में। अब उस बच्चे को देखिए कि इसी बीच में वो जो जंगली एरिया था, हाथी आकर के उसके घर को भी तोड़ देता है। उस गांव में हाथी घुस जाते हैं अभी जस्ट 15 दिन पहले, और वो तोड़ देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा सपना देखा है। कोई बात नहीं, ये घर तोड़ दिया तो बड़ा घर बनाएंगे, कुछ अजीब सा करके दिखाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस खिरोधनी साहू की बातें, रिजल्ट आएगा, आप लोग जरूर देखेंगे, जिंदगी का है, पूरे हिंदुस्तान में रिजल्ट आएगा, और उसकी रिजल्ट कितनी अच्छी होगी। और वो वही लड़की थी जो 2019 में हिंदी बोलने नहीं आता था, इंग्लिश बोलने नहीं आता था, उसको उड़ीसा की बात कर रहा हूं, तो उड़ीसा में उड़िया बोलती थी, उसको कम्युनिकेशन सिखाया गया, कॉन्फिडेंट बनाया गया, और आज मेहनत के बदौलत उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और अजीब सी पावर आ गई है। अब उसके अंदर ये लगता है कि मुझे तो करना है, और आज भी वो समय नहीं देखती है, बस उसकी दिमाग यही चलता है कि मुझे कितना कम से कम सोना है, और यदि मैं सोती भी हूं तो मेरे सपने में वही कैलकुलेशन आए। तो यही एक कारण है सफलता के लिए, और ये चीजें यदि आती है तो निश्चित रूप से सबसे आप अलग हो जाते हैं, और अलग होते हैं तो आपका रिजल्ट भी होगा, और आप जरूर एब्सोल्युटली। और आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो जिद पर अड़े रहना बहुत जरूरी है। सर अजय बहादुर सर, आप ही के लिए एक अगला सवाल है, और ये आकाश पूछ रहे हैं कि इस साल मैं 12th में आया हूँ,
लॉकडाउन की वजह से मेरा जो कोचिंग है लाइव क्लास में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है। अब मुझे आप बताएं कि किस तरीके से मैं आगे की तैयारी करूं, कौन सा सोर्स होना चाहिए? बायो की पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। पहला बात तो मैं कहूंगा न तो निराश हो न तो हताश हो, किसी भी सूरत में आपकी पुरानी बातों को मुस्कुराते रहिए, कोई बात नहीं है। आपको यदि वो नहीं मिल पाए, मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। देखिए, जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। जब मैं 10th में पढ़ता था तो नहीं पढ़ता था, मुझे पढ़ाई से शौक नहीं था। और लेकिन एक दिन मेरी माँ कहती है कि यदि दशहरा के रात में सब लोग आते हैं सोसाइटी में और कहते हैं मेरा बेटा फर्स्ट किया, मेरा बेटा ये कर गया, और उस रात को सबके जाने के बाद मेरी माँ मेरे सर पर हाथ डालते हुए कहती है, बेटा यदि तू फर्स्ट नहीं किया ना तो मैं अपना चेहरा कैसे किसी और को दिखाऊंगा। उसी दिन से मैंने कसम खाया कि मेरे करतूतों का फल मेरी माँ को क्यों मिले, मुझे सजा मिलना चाहिए। और आज से, उसी दिन से मैंने सोचा कि आज से मैं तब तक समाज को चेहरा नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं फर्स्ट नहीं करूंगा। और उस समय से मैं पढ़ना स्टार्ट किया। एक टीचर आते थे, वो टीचर साइंस पढ़ाते थे पूरा, लेकिन मुझे वो पढ़ाते थे, मैं नहीं पढ़ता था। सारी सिलेबस खत्म हो गई, मैंने कसम खाया कि नहीं, पहला चैप्टर से पढ़ना है, समझ समझ करके आगे बढ़ना है। 3-4 दिन तो मुझे उधड़-बुन में लग गया और मैं धीरे धीरे पढ़ने लगा। बच्चों को याद होगा कि S = UT + ½ AT² एक फिजिक्स का पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल होता था। तो मेरे को वो टीचर समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं, बोला समझ में आया? मैंने कहा नहीं। तो 3 बार ना बोलो टीचर को, तो पता नहीं टीचर कितना आशीर्वाद देता है, और बच्चे तो समझ पाते होंगे कि गधा उल्लू क्या क्या पता नहीं कूड़े भरे हैं। तो वो सारी चीजें हुई, लेकिन लास्ट में मेरे पिता ने हम दोनों की आवाज सुन करके आए और बोला कि बेटे क्या बात है, क्यों आपस में डिस्कस कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं समझ में आया। तो बोला उन्होंने कि कल मैं तुम्हें भी समझा दूंगा और सर भी आप समझ लेना। उसके बाद मैं अभी तक भूल नहीं पाया। तो और उसी दिन से मैं जब तक धीरे धीरे पढ़ता था, जब तक नहीं समझता था तब तक आगे नहीं बढ़ता था। रिजल्ट देखने जाता हूँ, टीचर बोलता है, उस टाइम में रजिस्टर में रिजल्ट आता था, बोला अरे तुम्हारा रिजल्ट तो सबको पता। मैंने कहा सर क्या हुआ? तो तुम फेल से ज्यादा कर भी कह सकता है। साहब मेरे को 4 घंटे लग गए रिजल्ट देखने में। तो फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि अजय ऐसा कैसे हुआ? तो वो जो चीजें था, मैं खुद ही पढ़ा, 4 महीने में पूरी चीजों को धीरे धीरे पढ़ता रहा और धीरे धीरे समझता रहा। यस, अभी ऑनलाइन की प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसे एरिया है, जैसा मैंने भी आपको बताया, जो पिछला कहानी सुनाया, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाई हो पा रही थी, वो यहाँ तक पहुंच जाती है एम्बुलेंस से। तो आपको घबराना नहीं है, आप टेक्स्ट बुक लीजिए, उसको धीरे धीरे पढ़िए, और जब जब डाउट्स होता है, या अभी आज बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब में, उसको भी देख करके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और जब जब नेटवर्क आती है, उनके टीचर्स के साथ संपर्क साधते हैं, तो उसको समझ करके यदि उनसे सवाल पूछेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। घबराना नहीं है, विपरीत परिस्थिति है, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में कार्तिक जी ने जैसा कहा कि मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते हुए अपने काम को करते जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आनंद सर, आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं और अजय बहादुर सर के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आनंद सर के लिए जो एक कॉमन सवाल है, बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा है, वो ये है कि क्या रास्ता है सुपर 30 तक पहुंचने का? आपको मेल कर करके थक गया हूं, लेकिन आप बुला नहीं रहे हैं। तो ये भी एक सवाल है, इसको आप थोड़ा सा बताइएगा कि सुपर 30 में कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, कैसे आप तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा सवाल जो है वो कुमार सक्षम जी का है, और वो पूछना चाह रहे हैं उनके बेटे के लिए कि उनका बेटा 9th क्लास में है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो अपने सवाल भेज रहे हैं 9th में, 8th में, 10th में। इनको किस तरीके से जेई की तैयारी करनी चाहिए? दोनों बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल की सुपर 30 पे जो एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। दरअसल में भास्कर में कहानियां लिखने के बाद, दैनिक भास्कर में और भी इंक्वायरी बढ़ जाती है। लोगों को लगता है कि भाई ये ठेले वाले का बच्चा, फुटपाथ पर कुछ बेचने वाला का बच्चा, ऑटो ड्राइवर का बच्चा इस मकाम तक पहुंचा है, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान में धूम मचाए हुए, तो मैं भी हिस्सा बनूं, ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। तो बच्चों, अभी हम लोग ये लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना संकट के काल में सरकारी नियम के अनुसार अभी सुपर 30 बंद है, और अगला बैच के लिए जो हम लोग अप्रैल महीने में, मई महीने में टेस्ट लेते हैं, जनरली इस साल हम लोगों ने नहीं लिया। तो संभवतः जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है,
तब तक हम लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि सुपर 30 एक ऐसा प्रोग्राम है जो रेसिडेंशियल है। बच्चे एक साथ रह के हमारे घर में ही रह के खाना पीना खा के निःशुल्क तौर पर पढ़ते हैं। आप ये बताने की बात नहीं है, जो भी जुड़े हैं वो उनको जानकारी है। तो थोड़ा इंतजार करें। super30.org मेरे वेबसाइट का एड्रेस है, उसका super30.org, उससे जुड़े रहे। मैं जैसे ही ये कोरोना काल जो है बीतेगा, चीजें नॉर्मल होगी, मैं वादा करता हूँ आज की सुपर 30 को न सिर्फ अच्छे ढंग से शुरुआत करूंगा, बल्कि और बड़े रूप पर एक स्कूल के तौर पर शुरुआत करूंगा। और जो अभी पेरेंट ने पूछा कि भाई आप 9वीं क्लास के बच्चों के लिए क्या करते, तो हो सके 9th क्लास के बच्चों को भी रखूंगा। तो योजना मैं बहुत बड़ी बना रहा हूँ और इसको धरातल पर लाने का प्रयास करूंगा। जो बच्चा 9th में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि अगर IIT करना चाहता है तो उसके जो सोचने की क्षमता है वो विकसित हो। हाउ एंड वाई के साथ पढ़े ही सुना ही, सोचने की क्षमता कैसे विकसित हो, वो बच्चा लॉजिकल कैसे हो, इसके लिए पजल्स को बनाना चाहिए। बहुत सारी किताबें आती है यूनिवर्सिटीज प्रेस की, तो आप यूनिवर्सिटी प्रेस की बहुत सारी विदेशी किताबों को वो लोग क्या करते हैं कि उसका कॉपीराइट लेके पब्लिश करते 200-300 रुपया में। तो वो किताबों को पढ़ने से आप जब अच्छा पजल सॉल्व करिएगा तो आपकी सोचने की ताकत जरूर बढ़ेगी। जैसे आप शरीर का अभ्यास करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, कसरत करिएगा तो शरीर मजबूत होगा, उसी तरह से दिमाग को भी जितना लगाइएगा उतना मजबूत होगा। तो पजल्स बनाइए शुरुआती दौर से ही, और साथ साथ जो भी सवाल को बनाते हैं 9th में, उसको बहुत ब्रॉड वे में बनाइए। जैसे अभी हमने सोचा एक ही सवाल को दूसरे मेथड से बनाना, उसको जनरलाइज करना। तो इस तरह से अगर आप अपनी सोच को विकसित करते रहिएगा तो 10th के बाद आप तैयारी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 9वीं 10वीं कक्षा में हैं और IIT का कोचिंग जो लोग चला रहे हैं, बाजारवाद बनाए, उनके जाल में जाकर फंस जाए, ऐसा कोई जरूरत नहीं। अपने सोचने की क्षमता विकसित हो, सवालों का बनाने का तरीका विकसित हो, इस पर प्रयास करिएगा तो चीजें बेहतर होगी। और आप न सिर्फ IIT को क्वालिफाई करेगा एंट्रेंस टेस्ट को, बल्कि और भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां जीवन में मिलेंगी और आपको बड़ा आनंद महसूस होगा, बहुत खुशी होगा। जैसे अजय भाई बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या बात है। मोटो E3 नाम से एक यहाँ पर यूजर है और वो पूछना चाह रहे हैं आनंद सर आपसे कि मैं जब अपने इंस्टीट्यूट में टेस्ट देता हूँ तो उसमें जब नंबर कम आते हैं तो डीमोटिवेट हो जाता हूँ, आगे कैसे बढ़ूं, क्योंकि टेस्ट तो होते रहते हैं, तो वो नंबर कम आती है, उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, कोई टेस्ट 2, 4, 5 टेस्ट के नंबर आपके जीवन को तय नहीं करता है कि भाई आप क्या करेंगे। जैसे समुद्र के लहरों को गिनकर आप उसके गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। इस तरह से 2-4 टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं खराब, उससे ये आप नहीं तय करें कि आप बहुत पिछड़ रहे हैं, टेंशन में आने की बात है। किन किन कारणों से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, इसको समझने का प्रयास करें। हम तो बोलने के लिए बोल देंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रेस में बहुत पीछे होते हैं और पेरेंट्स के दबाव में, सामाजिक परिस्थितियों के कारण वो कोचिंग कर रहे होते। उनके लिए इतना आसान नहीं होता है कि अच्छा ठीक है हम अपनी कमियों को खोज के सुधार लें, इतना आसान नहीं होता है। तो आप जो जनरल, तो कुछ दिनों के लिए आप आराम करें। आराम करने का मतलब लीक से अलग हट के काम करें। यानी अगर आप +2 में है और कुछ अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर 9th 10th के भी सिलेबस में कोई दिक्कत है, उसके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप उसको पढ़े, उसको समय दे। आप शुरू से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बार जीवन में हमारे मौका आता है, जब भी कोई नई चीज मैं सीखता हूँ तो शुरू से शुरू करता हूँ। कभी भी 20 से शुरुआत करिएगा तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बना रहेगा, जो आपके लिए घातक होगा, आपको निराश करना होगा। मुझे मान लो RJ बनना है, तो मैं शुरू से शुरू करूंगा। तुरंत जाके RJ नहीं बन जाऊंगा और कार्तिक जी का मुकाबला नहीं करने लगूंगा, बल्कि RJ बनने के लिए क्या चीजों की जरूरत है, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उसमें फ्लो कैसे आता है बोलने में, उसके लिए कितना अध्ययन करना चाहिए, कितनी कविताएं कहानियों को पढ़ना चाहिए, कितना रिसर्च करना चाहिए, कितना बैकग्राउंड में अभ्यास करना चाहिए, इन चीजों की सूची बना के शुरू से शुरू करूंगा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप टेस्ट में नंबर कम आता है तो उससे घबराए नहीं, अपने कमजोरियों की शुरुआत हो सके। अगर क्लास 8 का भी आपको किताबों को पढ़ना पड़े तो उसमें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे समय कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा।
और आप बहुत ही मजबूती के साथ उभरे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। यहाँ पर एक सवाल अजय बहादुर सर के लिए, उसके बाद में एक सवाल आप दोनों के लिए होगा और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आज के इस वेबिनार का समापन किया जाए। केशव आनंद का सर आपके लिए सवाल है और वो पूछना चाह रहे हैं कि इस बार मैं नीट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मुझे फिजिक्स को ज्यादा टाइम देने का कोई तरीका बताएं, कोई ट्रिक बताएं जिससे कि मैं फिजिक्स को ज्यादा टाइम दे पाऊं। नीट के लिए इस बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है। पहले तो ये देखना है उनको कि ऐसा न करे अब 1 महीने का वक्त रह गया है, 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा यदि दे देंगे तो 3 और सब्जेक्ट उनका बिगड़ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स से मार्क्स 180 मार्क्स का होता है और उसी तरीके से केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये बायोलॉजी मिलकर के भी 180 का आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि ज्यादा से ज्यादा समय फिजिक्स में दें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब ये जो वक्त है, 1 महीने का जो वक्त है, इस महीने में रिवीजन का मेजर टाइम है और जिस जिस जगह पर आप नया कोई चैप्टर पढ़ करके उलझने की कोशिश न करें। इससे अच्छा रहेगा, जैसा कि आनंद भाई ने पहले बताया, जिस चैप्टर्स में आपका रुचि ज्यादा है, जिस सब्जेक्ट में आपका रुचि ज्यादा है, उसको ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करिए। और यदि फिजिक्स आप में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो टफ है, जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आते, जिसमें आपका समय ज्यादा लग जाता है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि उस चैप्टर्स को अब इस टाइम में छोड़ भी दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा और उसके अलावा अदर्स चैप्टर्स को कर लें। इससे क्या होगा कि आप एक अच्छे मार्क्स तक पहुंच पाएंगे। तो ये वक्त में ऐसा बिल्कुल ना करिए कि समय आपका वेस्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए और 180 मार्क्स के सब्जेक्ट में आप रेस्ट सारा मार्क्स को मिस न कर जाए, जिसको आप जानते हैं। तो ये रिवीजन में आप जितना अच्छा करेंगे, जितना साइंटिफिक वे में करेंगे, जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस है उसको और अच्छा से करेंगे, क्योंकि ये यहाँ नॉलेज नहीं है, यहाँ मास आपको लाना है। और यदि वंश आपका 50 मार्क्स कम भी आ जाता है फिजिक्स में, फिर भी आपके बहुत सारे मार्क्स आते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली ये तो स्टेट वाइज डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली जो नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जहां सिलेक्शन होता है, वो 500, 20, 25, 30, 35 ये स्टेट वाइज वेरी करता है। कुछ कुछ स्टेट में 500 में भी होता है, जैसे महाराष्ट्र में देखेंगे तो 500 में हो जाता है, 490 में हो जाता है। तो आपको टेक्निकली देखना है कि यदि आपको बायोलॉजी में 360 मार्क्स है तो आप उसके लिए ज्यादा समय दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वहां ले लेंगे। केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा है, वहां पर भी दीजिए। और फिजिक्स में जितना अच्छा से सेलेक्टिव है, जिसको आपने अच्छा से पढ़ लिया है, उसको बार बार रिवीजन करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसलिए आप जिस भी स्टेट से हैं उसके बेसिस पर एक पैरामीटर बना दें और उसकी तैयारी करें। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था फिजिक्स को लेकर के, जिसका आपने जवाब दिया। और बड़े सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी कहानियां कहाँ देखें, तो आप फेसबुक, यूट्यूब पर आरजे कार्तिक नाम से, RJKARTIK इस नाम से सर्च कीजिएगा। एक बहुत ही कमाल का सवाल है और ये मैं आखिरी सवाल रख रहा हूँ आज के लिए। प्रियांशु ने सवाल पूछा है, आप दोनों के लिए सवाल है, हाउ टू रिमूव द गैप बिटवीन व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी डू। जो हम सोचते हैं कि हमें IIT और नीट क्लियर करना है, लेकिन हम उसके लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो सोच तो रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसके जो बीच का गैप है, इसको कैसे रिमूव किया जाए? आप दोनों के लिए सर ये सवाल। दरअसल में क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं तो 50 साल 60 साल की उम्र वाले लोगों को देखा कि जिंदगी भर सोचते रह गए कि अच्छा जब स्टूडेंट लाइफ में दुर्गा पूजा, उसके बाद से मैं पूरी पढ़ाई करूंगा, अपना लैंग्वेज सुधारूंगा या कुछ भी करूंगा, वो सोचते रहते। दुर्गा पूजा आता है, पढ़ाई शुरू करते हैं और फिर वो 1-2 दिन में छूट जाता है। अच्छा इस बार दीपावली से करूंगा, 1 जनवरी को से करूंगा, 2002 से नहीं हुआ 3 से करूंगा, तो ऐसे करते करते उम्र बीत जाती। तो बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसका जवाब यही है जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा ना, कि हम लोग बड़े बड़े सपने को तुरंत साकार करना चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं कि अच्छा मैं अपने शरीर को थोड़ा बनाऊं, तो तुरंत ऋतिक रोशन को ही देखने के टारगेट बना लेते। कुछ अच्छी कहानियां सुनाओ तो तुरंत RJ कार्तिक ही बनना चाहते हैं। नहीं, शुरुआत छोटी है, छोटा छोटा रूटीन आप बनाए, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। जैसे अजय भाई ने बोला कि एक कमरे में आधा दिन के लिए किराया पर लेके अपने संस्थान को शुरू किया। तो जब आपकी शुरुआत, हाँ आपका अंतिम लक्ष्य बड़ा होना चाहिए,
आपका अंतिम लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए, आसमान की उस ऊंचाइयों के छूने का प्रयास होना चाहिए जिस ऊंचाई के बारे में आज तक किसी ने कल्पना नहीं की। ये सच है, लेकिन शुरुआत बहुत छोटी होनी चाहिए। तो आप जब पढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं, तो उसकी छोटी शुरुआत कैसे हो सकती है इसको देखिए। आप छोटा सा 2 घंटा आप एकदम नहीं पढ़ते तो ठीक है, हम पहले आपको जरूरत है 12 घंटा डेली पढ़ने के लिए, IIT करने के लिए या UPSC, तो आप पहले 12 घंटे से शुरू मत करिए, 1 घंटे से शुरू करिए। ठीक है, कल मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, अपनी पूरी ताकत के साथ 1 घंटा पढ़ूंगा, फिर अगला दिन 1 घंटा पढ़ने के लिए प्रयास करें, फिर अगला दिन 1 घंटा, फिर धीरे धीरे 2 घंटे 3 घंटे करते करते चीजें बढ़ती जाएगी। पहली बात। दूसरी बात जो मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, चीजों को छूटना नहीं चाहिए, कभी भी चीजों को कल पर मत टालिए। एक मानव स्वभाव है जो कल पर, अगले मंडे से, अगले महीने से टालता है, इसको सोचिए। और ये बहुत पुरानी कहावत है कि कल कभी नहीं आता, इसलिए अगर कल का आप बनाए हैं या आज का बनाए हैं प्रोग्राम, तो उसको पूरा करिए चाहे जो भी हो। और ना कहना भी सीखिए, अभी हमने दैनिक भास्कर में लिखा था, ना भी कहना चाहिए। बहुत सारे मित्र आ जाएंगे, आपको परेशान करेंगे, दूसरे काम आ जाएगा, उससे मुक्ति पाके जो आपका मेन लक्ष्य है, थोड़ा ही समय देने का आपने सोचा है तो दीजिए। इन बातों को ध्यान में रखिएगा और भीतर से आपकी आग धधकते रहेगी कि कुछ अच्छा करना है, मुझे करके दिखाना है। जो मैंने प्रोग्राम देखा था दैनिक भास्कर का, उसका सुना था अजय भाई को, आनंद कुमार को सुना था, एडिटर साहब को सुना था, कार्तिक जी को सुना था, उस दिन से मैं प्रण लेता हूं कि जैसे ही ये वेबिनार खत्म होगा मैं कुछ करूंगा। ये जो प्रण है वो टूटने नहीं देना मेरे दोस्तों, बस यही आपसे गुजारिश। अजय भाई आप बताइए। पहुंच रही है आपको, आवाज आ रही है? जी जी जी। नहीं, बहुत ही बढ़िया आनंद सर ने इस सारे सवाल का जवाब दिया। मैं भी इसको कंक्लूड करता हूं कि जीवन में जब भी लोग हैं, इसमें गैप पूरा करने का एक ही रास्ता है कि लोग अपने आप को चोर और जज दोनों ही बनाते हैं। यदि आप पूरे 24 घंटा में अपने आप से ज्यादा आपको और कोई दूसरा नहीं जान सकता है, तो जब आपका काम, एक विद्यार्थी का काम है विद्या का अर्जन करना, तो यदि उसको देखना है कि इसके अलावा और क्या क्या करता है, वो केवल वही देख सकता है। आज ऑनलाइन में सारे लोग मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल पर पढ़ते हैं या यूट्यूब देखते हैं या गूगल में देखते हैं, पता नहीं। तो उसको देखना है कि दिन भर में उन्होंने क्या क्या चोरियां किया, मतलब क्या क्या गलतियां किया। वो जो गलती की है उसको नोट कर ले और रात को जज बन करके उसको पनिशमेंट दे, खुद को पनिशमेंट दे। तो और ये करे कि यदि आज, जैसा कि अभी अभी आनंद भाई ने कहा कि हर दिन आज का काम आज फिनिश करो, 1 वीक का काम 1 वीक में फिनिश करो, ये नहीं कि उसको लंबा करना है। मैं यही कहता हूं कि यदि आज का काम यदि आज फिनिश नहीं होता है, तब भी जज बन करके आप अपने आप को पनिशमेंट दे और छोटी छोटी पनिशमेंट खुद को देना भी सीख ले। जैसे आज यदि ये चैप्टर नहीं खत्म होगा तो आज रात का खाना हम नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन तक 2-4 किलो वेट घट जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी। तो यदि ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी ना, तो आप में बहुत सारा डेवलपमेंट होगा और इतना डेवलपमेंट होगा कि आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा कि इतना ज्यादा परिवर्तन आपके अंदर में कैसे है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर। आप दोनों ने बहुत डिटेल में आज के इस वेबिनार में अपनी बातें रखी हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि हम पूछ नहीं पाए क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। हमारे साथ में सतीश सिंह सर जुड़े हुए, एडिटर दैनिक भास्कर बिहार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका सर, और धन्यवाद है आपका बड़े सारे स्टूडेंट्स के, उनके पेरेंट्स की तरफ से, जो कि चाहते थे कि कोई ऐसा वेबिनार हो जिसमें 2 महान शख्सियतें जिनकी वजह से आज बिहार का नाम रोशन हुआ है हिंदुस्तान में, दुनिया में, उनसे जानने को मिले कि क्या तरीका है, क्या सही तरीका है और क्या हम गलत कर रहे हैं। तो बहुत कुछ आपके माध्यम से, दैनिक भास्कर बिहार के माध्यम से आज जनता को जानने को मिला है। तो मैं आरजे कार्तिक भी, आनंद सर की तरफ से और अजय बहादुर सिंह सर की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूँ। बाकी जो आप कहना चाहें हमारे दर्शकों को। एक्चुअली आनंद जी से पिछले दिनों बातचीत में एक अजय जी के बारे में बात हो रही थी, 1 डिग्री फॉर्मूला। तो चूंकि अभी तक की इस पूरे वेबिनार में ये सवाल नहीं आया है, तो मैं चाहता हूं कि अजय जी एक बार उसको 1 डिग्री फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर दें, ताकि मैं तो उनसे अलग से बात करके समझ सकता हूं, लेकिन हमारे जो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे, युवा जुड़े हुए हैं,
उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा। प्लीज अजय जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस इसको ये बताना चाहता हूं कि जब पानी को गर्म करते हैं तो 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी केवल गर्म होता है, और जैसे ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वो खौलने लगता है, उससे भाप निकलने लगता है, स्टीम निकलने लगता है, और वही स्टीम बड़े से बड़े इंजन को चला देता है। भले ही फर्क केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है दोस्तों, लेकिन वही 1 डिग्री सेंटीग्रेड सब कुछ बदल देता है, पूरी दुनिया बदल के रख देती है। इसलिए मेरे दोस्तों, जब आप अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए एक्शन ले रहे होते हैं, तो कभी कभी आपका मन भटकता है, सोचते हैं, रहने देते हैं, आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम अगले वीक में कर लेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि आपको एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड के फार्मूला को समझना पड़ेगा। आपको एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको जाना पड़ेगा। आप जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत का रिजल्ट आपको हर दिन नहीं मिलता है, बल्कि उस मेहनत का रिजल्ट आपको हर रोज का मेहनत एक दिन उस रिजल्ट तक जरूर लेकर के जाता है। मेरे बच्चों, आप जो भी करते हैं, आपने जो भी सपना देखा है, आप अपने आप को जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका सफर लंबा है। आपके हर रोज की मेहनत, आपके हर रोज की हिम्मत, आपकी हर रोज की कुर्बानियां, आपके हर रोज अपने आप को संभालते हुए आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना ही पड़ेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड उस विनिंग मोमेंट तक पहुंचना है जहां पहुंचते ही सब कुछ बदल जाता है। उस कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचना है जिसे प्राप्त करते ही सब कुछ बदल जाता है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल का विनिंग डिफरेंसेस केवल कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन उसी कुछ सेकंड्स को प्राप्त करने के लिए, गैप को मिटाने के लिए खिलाड़ी पता नहीं कितने साल तपस्या करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं अभी सुपर 30 के ऋतिक रोशन जी के बारे में एग्जांपल देता हूँ। आनंद भाई के जैसा ढीला ढाला, उनको भी गठीला शरीर को बनाने के लिए उनको 6 महीने अपने मसल को गलाने पड़ गए। तो एक एक्टर सुपरस्टार बनने के लिए कई महीनों तक, सालों तक वो अपने शरीर को गलाता है, तो और तब जाकर के वो सुपरस्टार बनता है। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि कंपटीशन में जीत वाला दिन केवल वही देखते हैं जिस दिन के लिए वो कई दिनों तक मेहनत कर रहे होते हैं। रातों रात सफलताएं उन्हीं को मिलती है जिसके लिए वो कई रात जागे होते हैं। बच्चों, आपको 100 डिग्री तक जाना ही पड़ेगा, आपको 100 डिग्री को अपनाना पड़ेगा। इसके लिए आपकी जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना, जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना, आपको चलते रहना जरूरी है। यदि चलते रहोगे तो मंजिलें जरूर मिल जाएगी, पढ़ते रहोगे तो रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना, आपका आज का मेहनत आने वाले सुनहरे भविष्य का एक हिस्सा है। जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना कि डटे रहना जरूरी है। यदि डटे रहोगे तो निखर जाओगे, रुक जाओगे तो बिखर जाओगे। जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना कि दोस्तों, रिजल्ट को टाइम लगता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो टाइम बदल जाता है। मेरे बच्चों, टाइम बदल जाता है। इसलिए आपकी हिम्मत, आपकी तपस्या, आपकी हौसला, आपका जज्बा बदलेगा एक दिन सफलता में, बदलेगी एक दिन कामयाबी में। आपका हौसला, सपने बदलेंगे एक दिन हकीकत में। एक डिग्री सेंटीग्रेड करके अपने कदम को बढ़ाते जाइए और जीवन में जीत का जश्न मनाते जाइए। यही 1 डिग्री फार्मूला आपको सब कुछ बदल देगा। मैं आप सब लोगों को, जेई और नीट के सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट करना चाहूंगा, विश करना चाहूंगा कि मेरे बच्चों, आपको एग्जामिनेशंस में सक्सेस के लिए आपको जितना भी पढ़े, जितना भी मेहनत करे, उसके लिए कभी आप परेशान ना हो, बल्कि आपने जो सपना देखा है, आपके पेरेंट्स ने जो सपना देखा है, उस सपना को पूरा करने के लिए इससे अच्छा कोई और वक्त नहीं मिल सकता है। इसलिए आप एक डिग्री सेंटीग्रेड तक कदम बढ़ाते जाइए और जीत का जश्न मनाते जाइए। यही 1 डिग्री का फॉर्मूला है, 1 डिग्री का फॉर्मूला है जो आपको जीवन में बदल देगा। बहुत बहुत थैंक यू। अद्भुत सर, अद्भुत। वाकई में ये मुझसे मिस हो गया था, लेकिन सतीश सर का धन्यवाद है कि उन्होंने हम सबको ये जानने का मौका दिया, और ये बहुत जानना जरूरी था
कि जिंदगी में वो जो एक जो चीज Thank होती you, है ना, वो अजय जी। 99 और और 100 के बीच का डिफरेंस है। जी जी सर। थैंक यू अजय जी। और मतलब आपका ये बच्चों हम लोगों के लिए भी बहुत आपने जो मतलब वन लाइनर एक बीच में जो मैंने कैच किया कि मतलब आपके 2-4 टेस्ट में कम नंबर या फेल होने या असफल होने से कोई जिंदगी में बहुत ज्यादा टर्न अराउंड नहीं होता है। अगर आप उसमें हौसला नहीं हारते हैं तो निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी। ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स, किसी भी प्रोफेशनल के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम हर दिन हर रोज एक एग्जाम देते हैं। और अखबार वालों के लिए जैसे भास्कर जैसे ग्रुप के लिए तो उसकी परीक्षा चेक करने के लिए 10 लाख पाठक होते हैं बिहार में, जो उनकी रोज सुबह कॉपियां चेक करते हैं। तो थैंक यू कार्तिक जी, आपने इतने अच्छे से सारे प्रोग्राम को हैंडल किया। इसके अलावा जो एक बैकग्राउंड में है जो हमें नहीं इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उनका भी थैंक्स करना चाहेंगे। दिनेश जी जो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, थैंक्स दिनेश जी अगर आप सुन रहे हो तो। और जो हमारे इतने सारे साथी हजारों की संख्या में जुड़े हमारे युवा साथी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।